हेलो स्टूडेंट्स, पीस बैच ऑनलाइन एजुकेशन मंच पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेस। अब तक हमने पढ़ चुके थे हम शॉक थेरेपी के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम, इसके रिजल्ट्स। जो शॉक थेरेपी के मॉडल के जो इसको अपनाने के बाद साम्यवादी व्यवस्था जब समाप्त हुई, उसको जब पूंजीवाद की ओर या फिर पूंजीवाद में बोल सकते हैं बढ़ावा देने के लिए पूंजीवाद को एक खास मॉडल अपनाया गया था, उसको शॉक थेरेपी कहा गया। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा ये अपनाया गया था, पश्चिमी देशों के द्वारा ये संचालित था। तो इसको शॉक थेरेपी जब ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, स्थापित कर रहा था साम्यवाद की व्यवस्था को खत्म करने के बाद, तो इसके क्या परिणाम रहे, इसके क्या रिजल्ट्स रहे, देखेंगे हम। देखिए, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग जो था उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब ये इसके रिजल्ट्स हैं। ये अपनाई तो गई थी किसी एक वादा करके कि अच्छा होता है जो भी स्थितियां हैं, लेकिन हुआ उल्टा। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। प्राइवेटाइजेशन बहुत हो गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। और गराज सेल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेचा गया। जितनी भी विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना गया इसको, और क्यों जाना गया ये आपने देख लिया, क्योंकि महत्वपूर्ण जो उद्योग थे वहां की, जो आप बोल सकते हैं कि नीम की ईंट बोल सकते हैं, सोवियत संघ जो कभी किसी टाइम पे था, सुई से लेके सुई की नोक से लेकर आपने उसमें स्थितियां देखी थी कि कार तक की सभी चीजें उपलब्ध बनती थी, वहां पर बनती थी, खुद वो करता था तो वहां पर। अब ऐसी स्थितियों में जब ये पूंजीवाद को प्राइवेटाइजेशन बढ़ाने लगे तो वहां के जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों में कम से कम कीमत में बेच दिया गया। अब इस कीमत में जब इस स्थिति पर यह बेचा गया इनको, तो इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से बोला गया, जाना गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। एक अधिकार पत्र मिला, इसमें सभी नागरिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते। लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इसलिए उनको जो लेटर मिले थे, अधिकार पत्र मिले थे, बिना पैसे के बोली में नीलामी में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। वहां के लोगों ने ये बेच दिए कालाबाजारियों को, जो ब्लैक करते थे। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाट के ढंग से गिरावट आई। अचानक से बहुत स्थिति गिरी, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं। रूस ने खाद्यान्न को आयात करना शुरू किया, जो कभी इतना बोल सकते हैं स्थितियां उसमें अच्छी थी कि सब कुछ उपलब्ध था, अब वो आयात कर रहा था खाद्यान्न का। सन 1999 में 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और 1989 की तुलना में कहाँ नीचे था। कैसी स्थिति आ गई? नीचे, डाउन स्थिति पे चला गया। देखिए, ये एक जो चित्र दिया हुआ है, ये एक बैंक का चित्र है जो दिवालिया हुआ था उस दौरान। रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हुए। और शॉक थेरेपी का परिणाम देखिए कितना बुरा रहा था। रूस में कुल 1,500 बैंक रहे थे उस टाइम पे, और अन्य वित्तीय संस्थान थे कुछ, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। यह चित्र ऐसे ही एक बैंक इनकॉम का है। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकॉम के दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयर धारकों की जमा पूंजी भी डूब गई। इसके दिवालिया या शॉक थेरेपी के परिणाम है। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग, जरायम पेशा लोग
उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये सभी स्थितियां शॉक थेरेपी के परिणाम में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जितनी भी स्थितियां ये बताई गई हैं कि माफिया का बोलबाला हो गया, ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए, सरकारी जो रियायतें थी वो खत्म कर दी गई, मध्य वर्ग के जो समाज है वो स्थिति बिगड़ गई उसकी ज्यादा, तो ये सब शॉक थेरेपी के रिजल्ट रहे। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आप बोल सकते हैं गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। आखिर राष्ट्रवाद और अलगाववाद में अंतर क्या है? अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो राष्ट्रीय नायक कहलाते हैं और अगर नाकामयाब रह जाते हैं तो अलगाववाद फैलाने के अपराधी ठहराए जाते हैं। आप बोल सकते हैं इस चीज को कि आखिर राष्ट्रवाद और अलगाववाद में अंतर क्या है? जो लोग राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करके अलग संप्रभु रूप अपनाया था उन्होंने, अब वो कामयाब नहीं हो पाए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्थितियां जो राष्ट्र में जो शॉक थेरेपी के अपनाने के कारण हुई थी वो बिगड़ चुकी थी। राष्ट्र बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब वो सफल नहीं हुआ तो किसी एक राष्ट्र जब सफल नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को कह सकते हैं कि जब राष्ट्र सफल नहीं हुआ उसका निर्माण आप सार्थक उसको नहीं बता सकते। अलगाव, इन्होंने ही अलगाव की स्थिति फैलाई थी। मध्य एशियाई गणराज्य तो ऐसा मत चाहते भी नहीं थी। जो यूरोपीय जो अधिकतर जो देश थे वही सबसे पहले राष्ट्रीयता और संप्रभुता के रूप को जागृत करने वाले बने थे। अब इन चीजों के कारण आप ये उदाहरण दिया गया है कि राष्ट्रवाद और अलगाववाद में अंतर क्या रहा, क्या डिफरेंस रहा इसमें। एक तो आपकी बात ठीक है कि राष्ट्रीयता की भावना जागी, अच्छी बात है, लेकिन जिस स्थिति से तुम्हें फायदा हो रहा था अब उसी के खिलाफ आपने क्या कर दिया, अलगाव बना दिया। तो इसमें डिफरेंस कहाँ रहा? अगर आप एक राष्ट्र को अच्छे को निर्माण करके ग्रोथ कर लेते तो कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि जो राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म आपके अंदर हुआ था, राष्ट्रवादी भावनाओं का मतलब सीधा सीधा होता है राष्ट्र के बिल्कुल साथ चलना, राष्ट्र की नीतियों को फॉलो करना। राष्ट्रवाद और राष्ट्र की नीतियों का खिलाफत या विरोध करना अलग। आप देखिए, आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, जो आर्थिक बदलाव जो हो रहे थे। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में बनाए गए, जितने भी ये गणराज्य अलग अलग हुए थे। अब इसमें राष्ट्रीयता की भावना तो जागृत हो गई, अपना संप्रभु रूप भी इन्होंने धारण किया, अलग गणराज्य भी बना लिया। लेकिन इसमें स्थितियां क्या रही? देखिए, स्थितियां रही कि आर्थिक बदलाव जो किए गए थे शॉक थेरेपी के द्वारा वो तो महत्वपूर्ण रूप से किए गए, उन्हें प्राथमिकता भी दी गई, लेकिन जो इसकी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी जो लोगों को लिए जरूरी थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनका निर्माण भी नहीं हुआ। जल्दबाजी में गणतंत्र अपनाए गए, गणतंत्र बनाया गया, इनको अलग अलग संप्रभु रूप लिया इन्होंने, लेकिन जल्दबाजी के कारण इनका जो संविधान था वो हड़बड़ी में तैयार कर लिया गया। संविधान अच्छा बना नहीं, और जब किसी चीज का, किसी भी देश का संविधान अच्छा नहीं हुआ था, तैयार नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी स्थितियां क्या रही हो। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी। जो अधिकतर जो स्थितियां थी, संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए और हड़बड़ी में संविधान तैयार करने के कारण रिजल्ट क्या रहा कि जो राष्ट्रपति था उसको तो सभी स्वरूप शक्तियां प्राप्त हो गई, लेकिन संसद अपेक्षाकृत कमजोर रह गई और स्थितियां रहीं कि राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई। देखिए, और इनमें से कुछ सत्तावादी हुए। अब जब राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होगा तो वो सत्तावादी भी बनते गए, अपनी मनमानी करने लगी, फिर से वही स्थिति बनने लगी। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। आप सत्तावादी सियासत, मैंने बताया था कि इनके जो प्रमुख होते हैं उनका कार्यकाल कई वर्षों तक चलता है, लंबे समय तक। उसमें नुकसान क्या होता है, किसी भी देश के नागरिक को, मान के चलिए उसके शासन से प्रॉब्लम है तो वो हटा नहीं पाते उसको, वो उसका शासन बढ़ जाता है। अपनी जब उसको शासन से सत्ता जाने का डर नहीं रहता तो ऐसे में उसको क्या होता है, ऐसे में उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, तो वो सत्तावादी
हो गए और सत्तावादी होने के कारण पहले उन्होंने 10 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल बढ़ाया, फिर उन्होंने 10 वर्षों के लिए और बढ़ा लिया। ऐसे में ये सत्तावादी युग फिर से स्टार्ट हो गया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अब वही दोबारा से वही बातें घटित हो रही हैं। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जो बने इन्होंने अपने जो फैसले हो रहे थे उनको असहमति जताने या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी बाकी था। देखिए, जो अधिकतर जो गणराज्य बने थे उन्होंने अभी न्यायपालिका की पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो पाई थी। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। अब ये स्थितियां चलती रहीं, लेकिन रूस जैसे जो अधिकांश जो देश थे इन्होंने 10 साल बाद 2000 में अपनी आजादी के 10 साल बाद क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपनी व्यवस्था पे अच्छे से क्या करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। जो इनके पुनर्जीवन हुआ, अधिकांश जो देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पुनर्जीवन मिला, दोबारा से अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। उसका कारण मुख्य था कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों को निर्यात करना। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। अब ये अधिकतर तेल उत्पादक देश थे कौन कौन से, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। लेकिन जो अन्य देश थे उनको इसलिए फायदा हुआ क्योंकि इन देशों ने पाइपलाइन इधर से उधर स्थायी, आप बोल सकते हैं भूमिगत जो पाइपलाइन होती है वो गुजरने के कारण हुआ फायदा। इस एवज में इन्हें किराया मिलता था, एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हो गया। संघर्ष और तनाव, अब ये स्थितियां इसकी देखिए। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ ही इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और जटिल हुई है और रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अब आप बोल सकते हैं संघर्ष और तनाव की स्थिति, अब तक हमने जो ये पढ़ा वो आप बोल सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रही, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे, किस प्रकार वो स्थितियां बिगड़ी। लेकिन फिर उसके बाद सन 2000 में लगभग उसकी आजादी के 10 साल बाद जब इन्होंने दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट किया तब वो स्थितियां संभलने लग गई। अब पढ़ेंगे संघर्ष और तनाव की स्थितियों को। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश जो गणराज्य थे संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र रहे। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। इसके साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की भी दखल बढ़ी थी। इससे इस देशों में और जटिल हुई स्थिति हुई। रूस के जो 2 गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चली रूस से अलग होने के लिए। चेचन्या और दागिस्तान जो गणराज्य थे, मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। अब जब इसमें हिंसक अलगाववादी अलग होने के लिए, रूस से अलग होने के लिए, अब इसमें फिर उनको दमन करने की जो राजधानी मास्को, वहां से चेचन जो विद्रोही थे उनको दमित करने के लिए, दबाने के लिए जो सैन्य बमबारी की उसके लिए मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया उसको। लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में तजाकिस्तान और 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। जो मध्य एशिया का तजाकिस्तान है वो 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा और इस पूरे क्षेत्र की कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है। अब ये जो स्थिति है तजाकिस्तान में रही, गृह युद्ध की चपेट में रहा 2001 तक और पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत है नगर्नो कराबाख। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे, गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। ये जितने भी संघर्ष बताए जा रहे हैं, ये जितनी भी स्थितियां बताई जा रही हैं, सभी ये संघर्ष और तनाव की स्थिति को व्यक्त करते हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दूभर है।
मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। जो मध्य एशियाई जो गणराज्य हैं उनमें पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। इनको आर्थिक लाभ तो हुआ, लेकिन प्रतिस्पर्धा तेल कंपनियों और बाहरी क्षेत्र की ताकतों का, आप बोल सकते हैं कैसे, यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है, ये सटा हुआ है और तथा पश्चिम एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। आप बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली जो घटना हुई थी अमेरिका में, वह अमेरिका अब इस क्षेत्र में जो सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था, उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ले ली। ये अमेरिका की कार्रवाई है जो उसने किया। अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ले ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। ये रूस का पॉइंट ऑफ व्यू है। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों के सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू उन्होंने कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बटा, चेकोस्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए, अलग अलग शांतिपूर्ण तरीके से बना। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सबसे जो गहन संघर्ष हुआ वो हुआ यूगोस्लाविया में सन 1991 में, 1991 में। बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, अलग अलग कई प्रांतों में, इसमें शामिल बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा था। नाटो जो अमेरिका के द्वारा जो मिलिट्री अलायंस बनाया गया था, सैनिक संगठन था, गठबंधन था, अमेरिका के द्वारा चला गया था, उसका हस्तक्षेप हुआ था यहाँ पर यूगोस्लाविया में और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस कारण क्या हुआ था, इसका अलग अलग विघटित हो गया था, अलग अलग बन गए थे ये क्षेत्र। भारत और सोवियत संघ, देखिए अब तक की जो स्थितियां रही, शोक तरीफ के परिणाम पढ़ लिए, संघर्ष और तनाव की जो स्थितियां रही थी सोवियत संघ में वो भी हमने पढ़ लिए, कैसे कैसे फिर पीछे स्थितियां बनी संघर्ष और तनाव की वो भी हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम भारत और सोवियत संघ का जुड़ाव। जो सोवियत संघ के राजनीतिक कर रहे हो, आर्थिक स्थितियां रही हो, उनके साथ जो भारत के साथ जो जुड़ाव थे, अब हम उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, भारत और सोवियत संघ के बारे में। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। एक आयाम नहीं था उनका, एक रीजन नहीं था, कई कारणों के साथ उनके संबंध गहरे थे और इन्हीं संबंधों के कारण जो आलोचक थे उनको ये कहने का अवसर था कि भारत सोवियत खेमे का ही हिस्सा है आर्थिक रूप से। अब बहुआयामी होने के कारण, अब पहला रीजन है इसमें क्यों जुड़े हुए थे, आर्थिक रूप से। अब आर्थिक कारण क्या था, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने आर्थिक मदद की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जब कोई अन्य मदद पाना हमारे लिए मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। कौन कौन से उसने मदद की, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात कारखाने, उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में भी मदद की, मशीनरी संयंत्र जितने भी हैं उन्होंने आर्थिक और तकनीकी सहायता भी हमें प्राप्त करवाई। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। अब राजनीतिक रूप से कैसे जुड़े, अब तक हमने पढ़ा आर्थिक रूप से, अब राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से कैसे जुड़े, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। अब जो कश्मीर मुद्दा है उस पर भारत का समर्थन किसने दिया, सोवियत संघ ने दिया था। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया कश्मीर मुद्दे पर। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, मुख्य दिनों पर, जब सन 1971 1971 में जब वॉर हो रही थी, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की सोवियत संघ ने।
1971 की जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तब सोवियत संघ ने मदद की हमारी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। भारत की भी रोल रहा। अब सैन्य शक्ति की ओर से कैसे उसने मदद की हमारी, आर्थिक राजनीतिक मुद्दे हमने पढ़ लिए, अब सैन्य शक्ति देखिए। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका, संयुक्त रूप से मिलजुल कर। संस्कृति ओर से, अब संस्कृति रूप से कैसे जुड़े हैं सोवियत संघ के साथ? हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, अब जो साम्यवादी के जो पूर्वी जो देश हैं उनकी स्थिति, और हम बोल देंगे भारत की स्थितियों का आकलन अब हम देखेंगे। अब तक हमने सोवियत संघ की, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे। सभी के साथ रहे। पूर्व साम्यवादी जो सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करने वाले थे या साम्यवादी विचारधारों को मानने वाले थे, उनके साथ सभी के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध थे रूस के साथ। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और माझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। अब इन दोनों देशों की जनताओं की अपेक्षा है एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने की। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, हिंदी फिल्मों के अच्छे दीवाने हैं और वो समझते हैं राज कपूर और अमिताभ बच्चन तक लोकप्रिय हैं। यहाँ पर रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। यह कारण भी इनको एक दूसरे से जोड़ता है। ये बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना का समर्थन करते हैं। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों का देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने, ये सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है, और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। अब ये रूस और भारत के बीच सामरिक समझौते हुए, अब इनके बीच में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। देखिए, भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए। भारत को रूस की वजह से कश्मीर मुद्दे में फायदा हुआ, ऊर्जा आपूर्ति में फायदा हुआ, पेट्रोलियम संसाधन मिलते थे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में फायदा हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित जो सूचनाएं उनका आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। पश्चिम एशिया में जो पहुंच बनाने के कारण चीन के साथ संबंधों में अपने संतुलन लाने में ये रूस की वजह से भारत को फायदे हुए। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है, अब रूस को क्या फायदा है? रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात की भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में भी साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है।
इनमें पार्टनरशिप, और आप बोल सकते हैं उसको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी इसमें निवेश करना, उसमें लगाना, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी इसकी स्थितियां बनी हुई हैं भारत की। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि गणराज्यों। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। सोवियत संघ है, अब उसका विघटन। अब तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसका शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसके विघटन के दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुए और कब कब इसकी स्थितियां कैसे कैसे विघटन की ओर बढ़ी। देखिए, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई। 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ और एस्टोनिया और लताविया में भी फैला आजादी के लिए। देखिए, अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। सोवियत संघ की जो घोषणा हुई कि वार्सा पैक्ट जो था, वार्सा से जो संधि थी, वार्सा से जो समझौता हुआ, उसके जो सदस्य थे वो अपना भविष्य तय करने, यानी कि अपनी स्थितियों को देखने में खुद देख सकते हैं, स्वतंत्र है वो। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। फरवरी 1990 गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ। जो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो एक ही सत्ता के विकल्प में थी, उसके खिलाफ या उसके विरोध में किसी भी पार्टी को अनुमति नहीं थी चुनाव लड़ने की या फिर सत्ता में आने की। ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुदलीय जो राजनीति की उसकी शुरुआत कर दी और जो 72 वर्ष से जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन चला रहा था एकाधिकार के रूप में, वो समाप्त हो गया। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता को घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। जून 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गए, नाटो में शामिल हो गए। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ की निर्माण से संबंधित जो संधि थी उसको समाप्त करने का फैसला कर लिया। सोवियत संघ का जो निर्माण किया गया था उन्होंने ये रद्द कर दिया और अलग अलग घोषित कर लिया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। CIS का निर्माण कर दिया गया 1922। देखिए, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए, CIS के सदस्य बने। मैंने आपको मैप भी दिखाया था। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोव, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी CIS के सदस्य बने। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना था जॉर्जिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट किसको मिली थी? रूस की मिली थी। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, मिखाइल गोर्बाचेव ने, और सोवियत संघ का अंत हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया? अंत हो गया, समाप्त हो गया, वो विघटित हो गया। सोवियत संघ के विघटन की परिणति हम पढ़ चुके हैं। उसका विघटन कैसे कैसे हुआ वो हमने डिटेल में पढ़ा, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे, ये हिंदी फिल्मों के नायक आप सभी जानते होंगे, राज कपूर जी हैं। ये एक रशियन सिटी में आप देख सकते हैं कि इनकी एक फिल्म की शूटिंग का दृश्य है। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। अब जो आपकी स्थिति आई थी हिंदी सिनेमा का बोलबाला जो दिखाया गया था इन क्षेत्रों में, अब उज्बेकिस्तान का एक किस्सा इसमें दिखाया गया, वो देख लें आप। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उल्क लोगों में वहां मौजूद है। उज्बेकी जो लोग हैं
7 साल हो गए सोवियत संघ को विघटित हुए, लेकिन अभी भी हिंदी फिल्मों का बोलबाला कम नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसको पायरेटेड कॉपियां उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नजदीकी हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पंत की है। मोहम्मद शरीफ पंत जो अफगानी है, कौन है वो? जो मोहम्मद शरीफ पंत है, जिनकी एक दुकान है बाजार में, वो मोहम्मद शरीफ अफगानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से चूड़ियां मंगवाते हैं। जो ये कैसेट है वो मंगवाते हैं पेशावर से। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत तरह दीवाने हैं। मैं तो कहूंगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। मैंने अभी अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेकी लोग मध्य एशियाई हैं, वे एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति है, इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। अब आप ये समझें कि उज्बेकी जो लोग हैं मध्य एशियाई हैं, वो एशिया के मध्य बोल सकते हैं, मध्य में है, और इसीलिए उनकी एक साझी संस्कृति है। एशिया जो आप बोल सकते हैं द्वीप है, जो महाद्वीप है, उसकी एक साझी संस्कृति है। उनका कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ाव है। इसी कारण वो भारतीय जो फिल्म है, जो भारतीय दृश्य हैं, जो स्थितियां हैं, जो भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं, वो उनको पसंद करते हैं। किस कारण? क्योंकि एक साझी संस्कृति के कारण। देखिए, साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। जो उज्बेकिस्तानी जो लोग हैं, उनको इस तरह की स्थितियां बड़े आश्चर्य स्थिति महसूस होती है उनको कि ये कैसे हैं। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, जो इंडियन एम्बेसी होती है वहां पर, तो इस वजह से वहां पर जो अशोक समर है वहां पर, वो बताते हैं कि हम जहां भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा जिक्र करते हैं इस बात का। किस बात का? भारतीय फिल्मों का। अब भारतीय फिल्मों से ऐसा जुड़ाव, तो उनको तो ये चीजें महसूस होंगी, उनको तो ये लगेगा ही कि यार ये कैसी स्थितियां रहे, आश्चर्यजनक स्थितियां लगेंगी नहीं लगेंगी। इस वजह से जो वहां के इंडियन एम्बेसडर बोल सकते हैं, एम्बेसी में काम करने वाले जो स्थितियां हैं, उनको जो काबीना मंत्री, जो वहां के मंत्री पद के जो स्थितियां हैं, उनको भी ये चीजें महसूस होती हैं कि भारतीय फिल्मों की ये किस तरह के स्थिति रहेंगी। भारतीय फिल्म संस्कृति, गीत और खास तौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं। जो भारतीय फिल्मों के जो राज कपूर हीरो हैं, वो घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गा लेते हैं, अर्थ चाहे न मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है। अर्थ चाहे भले ही उनको हिंदी फिल्मों गीतों का पता नहीं हो, लेकिन वो गा जरूर लेते हैं और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया है कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। ये हिंदी फिल्मों का एक जुड़ाव था, उज्बेकिस्तान में दिखाया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद की स्थिति थी। अब तक जितनी भी ये आपकी क्लास रही है, ये दो ध्रुवीय सत्ता का जो अंत दिखाया गया है, वो समाप्त जो हुआ, उसकी स्थितियां से होती, सोवियत संघ के विघटन की कैसे कैसे रही, वो भी इसमें बताया गया। किस कारणवश, कैसी स्थितियों के कारण ये अलग अलग हुआ, इसके जो भाग थे वो क्यों अलग हुए, इन चीजों को हमने इसमें देखा। देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन या जो घटना चक्र हमने जो पढ़ा है, ये जो रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए आप इनको रेगुलरिटी में देखें। किसी भी चीज को सीरियलिटी से देखने पर ही उसको अच्छे से समझा जा सकता है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगली सीरीज में नेक्स्ट सीरीज के जो चैप्टर हो गया आपका, उसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप इनको देखें, अच्छे से आपको समझ आएगा।